दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। एक बार फिर से विनीत श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं और सर हमें बताएंगे पंचम दा के बारे में कुछ और अनछुए पहलू। तो सर मैं एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में आता है, अक्सर लोग इस विषय पे बात भी करते हैं कि पंचम दा ने जो वेस्टर्न ट्यून्स थे उनको कॉपी किट किया, और आप इस पर कुछ बताएं कि ज़्यादातर मतलब कई लोग ये बोलते हैं कि पंचम दा ने वेस्टर्न जो ट्यून्स थी उनकी कॉपी की। तो सर इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। सभी सुर मित्रों को विनीत श्रीवास्तव का प्रेम भरा नमस्कार। क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में जो फिल्में बनती हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बनती हैं, खासकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। पहले हमारे यहाँ आज़ादी के पहले धार्मिक और पौराणिक फिल्में बनती थी। उसमें रामचंद्र, कृष्ण भगवान, फिर तिलस्मी दौर आया, जादुई तिलस्मी, शहजादा, सुल्तान, इस किस्म के टॉपिक से बनती थी। धीरे धीरे चेंजेस आया, इंडिया आज़ाद हुआ तो लोगों को मिल मजदूर और उसका शोषण करने वाला सेठ, जागीरदार, जमींदार, अत्याचारी और इस किस्म के टॉपिक्स आने लगे। पर जब ये लोग देख देख के बोर होने लगे तो फिर कुछ नए टॉपिक्स, क्राइम थ्रिलर्स आए। अब क्राइम थ्रिलर्स, एक्शन, स्पाई और रोमांस की जो फिल्में आई, इस बीच में इंडिया आज़ाद हो गया था। तो इंडिया आज़ाद होने से एक बहुत बड़ा वर्ग ग्रेजुएट होने लगा। पहले सब लोग नहीं पढ़ रहे थे, कुछ ही लोग पढ़ते थे सोसाइटी में। बट जब हर जगह जगह स्कूल कॉलेजेस हो गए तो 1947 के बाद जो क्लास आई पढ़ के, उसकी श्रीमतियाँ भी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने शादियाँ भी पढ़ी लिखी लड़कियों से करी। तो 60 के आसपास आप देखे जाएं कि समाज में शिक्षा अपर क्लासेस में बढ़ने लगी और लोग पढ़ने लगे। तो उनको ये बार बार शोषण वाली फिल्में और सामाजिक संदेश वाली और अत्याचार, सौतेली माँ वाला टॉपिक या जॉइंट फैमिली वाला टॉपिक, इससे हटके प्रोड्यूसर्स ने कुछ सोचा कि कुछ नई चीज़ लाए। तब एंट्री हुई हमारे यहाँ। अच्छा, इस बीच में चाइना वॉर भी हो गया था, पाकिस्तान से वॉर हो गया था 1965 में। तब ये सोचा गया कि कुछ नए टॉपिक्स भी, तो नए टॉपिक्स में वेस्टर्न टॉपिक्स भी काफ़ी लिए गए। अब वेस्टर्न टॉपिक्स आए, ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ फिल्म का हीरो बाहर जा रहा है पीछा करते हुए, कैबरे हो रहा है, या वेस्टर्नाइज कल्चर में। आप जैसे फॉर एग्जांपल देवानंद है, देवानंद को कभी आपने धोती कुर्ता पहने नहीं देखा होगा। इस किस्म क्या है। या फिर हमारे यहाँ चोर हीरो बनने लगे। चोर हीरो है, बाद में लास्ट में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है या पता चला वो गुमशुदा लड़का था। तो इस किस्म के जो नैरेटिव्स आए, उसमें हमारे यहाँ हर बार गाने को क्लासिकल राग रागनियाँ बेस्ड गाना कंपोज करना प्रोड्यूसर्स ने फोर्स किया। अच्छा, प्रोड्यूसर्स क्या करते थे, प्रोड्यूसर्स के ऑलरेडी दिमाग में कुछ रहता था, अपना शूटिंग सीक्वेंस। जैसे आप मेरे यहाँ हैं तो आपके पास एक शूटिंग फॉर्मेट है कि क्या करना है, मुझे क्या क्या पूछना है। तो अब आप फिल्म के लिए आए तो आपने कहा सर मैं, जैसे आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि सर मेरे को ये दरवाज़ा ऐसा चाहिए, मेरे को किचन, पहले आर्किटेक्ट पूछता है आपको क्या चाहिए, आप कहते हो मेरे को 4 BHK का घर चाहिए, पर छत मेरे को चोपड़ा साहब जैसी चाहिए, वो बहुत पसंद है। और सर मैं वो तिवारी जी की विंडो देख के आया हूँ, वो बहुत मेरे को अच्छी लगती है। तो आप भी सजेस्ट करते हो आर्किटेक्ट को, और कई जगह आर्किटेक्ट मना कर देता है कि ये नहीं हो सकता, बट कई जगह आप उसको कहते हो कि सर यहाँ तो हो सकता है क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हीरो एक हीरोइन के पीछे कॉलेज गर्ल है और दोनों दौड़ रहे हैं, तो उसमें मेरे को क्लासिकल गाना नहीं चाहिए, मुझको रोमांटिक गाना चाहिए, हे जवानी हे जवानी मेरी रानी, इस टाइप के गाने चाहिए। तो या आज मेरा करेक्टर चोर है तो मुझको चोर को गाना चाहिए तो इस टाइप का चाहिए कि मेरी जा कहना मानो। अब वो कोई शिवरंजनी तो गाना नहीं बैठा चोर, तो वो क्या गाएगा। तो वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स बताते थे कि एक काम करो, हमने भी ये गाना सुना हुआ है, इसको डेवलप करो। तो ये जितने भी गाने कॉपी कैट के इल्ज़ाम लगते हैं, उसकी शुरुआती इंस्पिरेशन एक आध दो लाइन की है, डॉट टू डॉट कॉपी नहीं किया गया है। इनके अंतरे आप देखेंगे तो सारे अंतरे, पंचम दा बहुत अच्छी बात बोलते थे कि देखो यार, ये बच्चे भले विदेशी हैं पर इनका लालन पालन, इनको बड़ा अपन ने हिंदुस्तानी तरीके से किया है।
उनके अंतरे आपको खुद के इंडिजीनियस मिलेंगे। उनका इंटरल्यूड म्यूजिक इंडिजीनियस था। उन गानों का, अच्छा उन गानों में, बाहर के गानों में अंतरे तो होते नहीं है, वो तो जो गाना चलता है वो वही लाइनें चलती रहती, उनके अंतरा का कोई है ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं है अंतरा। तो हमारे यहाँ अंतरे तो सारे जो बने हैं वो इंडियन म्यूजिक कंपोजर्स ने बनाए हैं। शंकर जयकिशन जी ने अजीब दास्ता हूँ मैं, व्हेन माय लिप्स आर सील्ड से लिया। ऐसे मैं कम से कम 50 गाने उनके बता दूँ, सभी ने लिए हैं जब भी ज़रूरत पड़ी है। तो वेस्टर्न मेलोडीज़ को बार बार देखो, 1000 बार देखो। तो आजकल टीवी में ऐड भी आ रहा है, तो ट्रम्पेट पे जो पीस है, तो ऐसे सब जितने भी आपने बाहर की मेलोडी ली है, और इंस्पिरेशन में कोई बुराई भी नहीं है। तो एक तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स बोलते थे, नासिर हुसैन साहब ने आर डी बर्मन साहब को बोला कि यार मैं लंदन गया था, तो वहाँ अभी मैं टिफनी उसमें गया था क्लब में। तो टिफनी क्लब में क्या है, वहाँ डिस्को चल रहा है फ्लोर में, और लोग आते जा रहे हैं, डांस करते जा रहे हैं, और म्यूज़िक चेंज होते जा रहा है, पर रुक नहीं रहा है। तो यार इसको रखो कुछ। तो इनने कहा यार अभी अपन ने यादों की बारात में रखा था वो अलग अलग मेलोडीज़ का गाना, आपके कमरे में कोई रहता है, उसमें 6-7 मेलोडीज़ हैं। आपके कमरों में कोई रहता है, किशोर कुमार का भी है, जीवित, उसमें इंडिया का पहला रिमिक्स भी है, दम मारो दम, दम मारो दम, उन्होंने अलग ताल में गाया है। तो वो हम किसी से कम नहीं में नासिर हुसैन साहब ने सुझाया। फिर इन्होंने कहा कि अरे नहीं चला, तो उन्होंने कहा मेरी जवाबदारी, चलेगा तो चांद मेरा दिल, उसमें भी तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, और फिर आ दिल क्या, ऐसे 5-6 मेलोडीज़ है उसमें भी, मेरे ख्याल से 7 मेलोडीज़ है उसमें। तो वो सब उनने डायरेक्टर्स जो सुझाता है वो उस पर वर्कआउट करना पड़ता है। सत्ते पे सत्ता में मिसेस सिप्पी ने सजेस्ट किया कि मैंने एक मेलोडी सुनी है, उसको आप यूज़ करिए, तो दिल भर मेरे पे किया। तो ऐसे लोग जब बैठते हैं फिल्म बनाने, तो अकेले म्यूजिक डायरेक्टर को स्टोरी बताने के लिए जब डायरेक्टर बैठता है तो कहता है यार मेरे को यहाँ गाना भी चाहिए, तो यहाँ मेरे को गाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यादों की बारात में उन्होंने कहा कि मुझको एक यहाँ मेरी जो बड़े घर की लड़की है, रईस घर की, राय साहब की, वो जिससे फ्लर्ट कर रही है या जो लड़का फ्लर्ट कर रहा है, चुरा लिया दिल की बात कर रहा हूँ। अब वहाँ कोई मालकोस तो नहीं जमता ना, तो वहाँ चुरा लिया दिल को आपने एक ट्यून ली, पॉपुलर ट्यून, इंस्पिरेशन में। अब ऐसे तो आपने भी चोरी की है, ये जो पैंट पहने ये आपकी तो नहीं है, आपको धोती पहन के आना था, ये शर्ट आपका नहीं है, पेन आपका नहीं है, डेंचर आपका नहीं है, आपके तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है यार। आप डाइनिंग टेबल पे क्यों बैठते हो, वो भी चोरी है। किचन में आपकी वाइफ काय पे खाना बनाती है, गैस पे बनाती है ना, तो वो भी आपने बाहर से लिया है। पर खाते आप रोटी हो, ब्रेड भी खा लेते हो आप ब्रेकफास्ट में। तो अब यदि आप चोरी की बात करेंगे तो वो तो बहुत सारी आपने वेस्ट से लिया है। नहीं, ये कहने का मतलब है चोरी की बजाय इट्स इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन लेके उसको डेवलप किया आप इसी गाने में, न न न ना ने ना ने न न न न न ना रे ने, ये तो इंडियन है, इन्हीं ने बनाया। पर चुरा लिया है तुम, वो एक बाहर की कंपोजिशन है, मुखड़ा जो है व्हेन ट्यूसडे इट मे बी रूम, तो वो बाहर का है, वो उतना ही लिया उन्होंने, बाकी उसको डेवलप किया। अब फॉर एग्जांपल लेकर हम दीवाना दिल, वो तो एस डी बर्मन का है। वो एस डी बर्मन की जो फिल्म आई थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसका थीम म्यूजिक है वो, लेकर हम दीवाना दिल, नहीं सॉरी, आपके कमरे में कोई रहता है, आपके कमरे में कोई रहता है, वो एक हाँ सुचित्रा या कौन सी ऐसी फिल्म थी, उसका टाइटल सॉन्ग है। तो सर बहुत अच्छे से आपने इस पर प्रकाश डाला, और एक बड़ा ज्वलंत जो मुद्दा छाया रहता है सोशल मीडिया पे भी और सभी जगह, वो यह है कि पंचमदा जो है, पंचमदा ने रफ़ी साहब के कैरियर ख़त्म किया था। ये अक्सर लोग इस पे गॉसिप करते हैं, इस पे बात करते हैं, और इसमें कई बार किशोरदा का भी नाम आता है, और किशोरदा के प्रशंसक आक्षेप करते हैं रफ़ी साहब के प्रशंसकों पे, और रफ़ी साहब के प्रशंसक किशोरदा के फैंस पे। मैं भी इस बात पे बहुत बोलना चाहता था, इसलिए आपने सबसे उत्तम सवाल ये पूछा है। जी जी, तो ये एक मेरे ख्याल से इस पर प्रकाश डालने के लिए आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होगा,
तो मैं आपसे आपका अपना क्या इंटरप्रिटेशन है और वास्तविकता क्या है, इस पर आप थोड़ा सा बताएं हमें, जिससे सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, सभी की सोच जो है गलत ये की जब भी। से YouTube आया तब से ये, YouTube के पहले ये था ही नहीं, ये इशू ही नहीं था। जब से ये हिंदू मुसलमान का इशू शुरू हुआ है, एक ग्रुप मुस्लिम्स का बन गया है, एक ग्रुप हिंदू का बन गया है। हिंदू ग्रुप के प्रतिनिधि खुद हिंदू ग्रुप ने बगैर किशोर कुमार की परमिशन के किशोर कुमार को बना लिया है। Okay. ऐसे ही एक मियाँ ग्रुप बन गया है, उनने ये मान के चला है कि वो अल्लाह की नेमत रफ़ी साहब उन्हीं के लिए हैं, तो ये ज़बरदस्ती ग्रुप बन गए हैं। पर रफ़ी साहब का कैरियर जिन कारणों से कम हुआ उस पर मैं आपको प्रकाश डालता हूँ। सबसे पहले तो क्या है कि रफ़ी साहब के गाने हमारे जो थे उनको सबसे ज़्यादा गवाया नौशाद साहब ने और ओपी नैयर साहब ने। नौशाद साहब ने उनको क्लासिकल रागदारी के स्ट्रक्चर ब्रैकेट में गवाया है। उनकी आवाज़ भी थी और वो क्लासिकली ट्रेंड भी थे। हमारे यहाँ उस ज़माने में जो आदमी था, आपको ये समझने के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि पे जाना पड़ेगा कि उस समय हमारे यहाँ श्रेष्ठी वर्ग म्यूज़िक पसंद करता था। आप देखें 1950-60 के आसपास सबके यहाँ रिकॉर्ड प्लेयर नहीं थे। 100 लोगों में से 10 के यहाँ होंगे, 100 में से 10 भी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो बहुत पढ़े लिखे लोग और एलिट क्लास में, और कुछ ही लोग म्यूज़िक सुनते थे। बाकी लोग तो जो सार्वजनिक गणेश उत्सव दुर्गोत्सव में रिकॉर्ड धार्मिक भजन भजन सुन लेते थे। तो उस ज़माने में जो गानों का टेस्ट था वो डेलिकेसी वाला टेस्ट था, और उसमें रागदारी थी, नज़ाकत थी, लोज थी, लचक थी, गमक थी। ये सब चीज़ें क्लासिकल बेस्ड म्यूज़िक हमारे यहाँ पसंद किया जाता था। रिकॉर्ड प्लेयर जिन क्या था वही गाने सुनते थे। अब वो फिल्म जो आती थी उसमें जो हीरो गाता था वो गाने भी राग रागनिया बेस्ड हों, तो वो राग रागनिया बेस्ड गाने में सक्षम थे रफ़ी साहब। पर इसके बाद जो हमारे यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ, ये ट्रेंड तो सेट हो चुका था रफ़ी साहब का, रोशन तुम्हें सा दुनिया, ये इस किस्म की लोजदारी गाना, या है दुनिया से के, ये सब लोच वाले हैं। अब जब ट्रेंड सेट हुआ और आराधना में 69 में हम 2 खंडों में बांट लें इस मामले को, प्री आराधना पोस्ट आराधना। तो प्री आराधना में तो यही कालखंड था, किशोर साहब को कोई सिंगर मानता भी नहीं था एक्सेप्ट एस.डी. बर्मन। उनको किसी ने नहीं फिट फॉर सिंगिंग प्लेबैक माना, इवन सलील चौधरी नहीं मानते थे उनको। तो किशोर कुमार खुद के प्लेबैक गाते थे और देवानंद जी के लिए प्लेबैक गाते थे, और कोई एक्टर के लिए नहीं उन्होंने प्लेबैक गाया। पर आराधना में जब एक नया ट्रेंड फिल्म ने भी सेट किया, इसके पहले आराधना के पहले हमारे यहाँ हीरो हीरोइन को बिफोर मैरिज ऐसे सीन में नहीं दिखाया था कि बिफोर मैरिज वो भीग गए हैं और ऐसे बोल्ड सीन में रात बिता रहे हैं, जिससे उनका, क्योंकि कहानी में ज़रूरी था, क्योंकि वो बगैर शादी के रात बिताती हैं और उनका एक बच्चा हो जाता है बाद में। तो वो जो गाना रूप तेरा मस्ताना या मेरे सपनों की रानी, ऐसा चिल्ला चिल्ला के गाने का प्रेम का इजहार हमारे यहाँ बड़े उससे होता था, हल्के से होता था, रुख से जरा नकाब हटा दो धीरे धीरे कि कोई सुन नहीं ले। पर जब मेरे सपनों की ये लाउडनेस जब शुरू हुई, तो इसको वोकल डायनेमिक्स बोलते हैं हम लोग। वोकल डायनेमिक्स में किशोर कुमार जी का कोई सानी नहीं है इंडस्ट्री में, क्योंकि जो लाउडनेस भगवान ने उनको बख्शी है और जिस पिच पे वो गाते हैं बगैर ट्रेनिंग लिए हुए, वो यदि सा गाते हैं तो आप गिटार का सा मिला सकते हैं, यदि वो पा गाते हैं तो गिटार का पा मिला सकते हैं। वो लाउडनेस थी उनमें, और वो लोगों में ये सब चीज़ें एक साथ हुई। एक तो सोशल चेंज हुआ कि लोगों को इस किस्म का सीन एक्सेप्ट किया लोगों ने, और होते तो लोग इसको शर्म हवाया के नाम पर रिजेक्ट नहीं किया। प्लस वो जो म्यूज़िक था मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना, वो लोच लचक गमक वाला म्यूज़िक नहीं था, वो शास्त्रीय नहीं था। यदि रूप तेरा मस्ताना को वो किसी राग केदार राग में गाते, रूप तेरा मस्ताना ऐसा करके नहीं गाया उनने, तो इस किस्म का होता तो शायद कुछ और होता उस गाने का भाग्य। तो वो जो ट्रेंड चलाया उन्होंने, उस ट्रेंड के बाद सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर किशोरदा के पीछे आ गए, क्योंकि वो हिट होने का एक फॉर्मूला आ गया। और उसके बाद सारे हीरोज भी चाहने लगे कि हम ऐसे, हाँ इसी के बीच में मैंने आपको वो जो बात पहले कही थी कि लोगों के रिकॉर्ड प्लेयर में चेंजेस आया, 70 के आते आते वो 75 के आते आते लोगों के कैसेट्स आने लगे। तो जैसे ही कैसेट्स आया तो श्रोताओं का लेवल बढ़ गया, और
रीच बढ़ गई। accessibility। जब आपके यहाँ कैसेट प्लेयर आ गया, जैसे आजकल सबके यहाँ मोबाइल आ गया, तो आप और ज़्यादा बढ़ गया। तो अब आ गया, तो अब आपका जो 90% या 99% ऑडियंस है वो तो आम आदमी है। आम आदमी को शास्त्रीय बेस गाने नहीं पसंद है। यही तो कारण है कि वो शास्त्रीय महफिलों में और बंदिशों को सुनने कहाँ जाता है, कंसर्ट्स में क्लासिकल, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। पर फिल्मी गाना गा लेता है वो। फिल्मी गाना किशोर कुमार का गा लेगा, रफ़ी साहब का भी पुकारता चला गा लेगा, क्योंकि उसमें उसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही गाने की। तो ऐसे गानों का ट्रेंड बढ़ा, हीरोज़ को भी समझ में आया कि गाने पॉपुलर होते हैं तो लोग हमको देखने आते हैं, ना कि हमारे डायलॉग के कारण। क्योंकि कोई भी फिल्म कितनी भी स्ट्रांग हो, लोग फिल्म देखने नहीं जाते, रिपीट रन तो गाने ही दिलवाते हैं उनको। आप गाने सुनते रहते हैं और फिर सोचते थे उस जमाने में कि चलो एक बार और देख लें फिल्म, यार गाने फिर वही दिल लाया, आप में क्या स्टोरी है। ऐसे जितनी भी फिल्में ओपी नैयर साहब की बनती थी, उस सभी फिल्मों में हीरो और हीरोइन बम्बई से यात्रा शुरू करते थे, कश्मीर में मिल जाते थे, गाते बजाते। एक प्राण है, एक राजेंद्र नाथ है, एक राय साहब है जिनका बेटा गुम गया, वो कश्मीर में मिला। एक गुंडा था जिसकी बेटी को वो वहाँ डाला, वो बेटी मिल गई, आखिर में डिशुम डिशुम हुई, और एक कैमरे का सामूहिक पिक्चर हो गया, ग्रुप फोटो। इन पिक्चरों में आप बताइए कि इन पिक्चरों में स्टोरी भी जीरो रहती थी, सिर्फ गानों के उस पर ही चलती थी। फिल्में कारवां में क्या स्टोरी है, कुछ नहीं स्टोरी, तो गानों पे चलती हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये जो गाने रफ़ी साहब के पॉइंट पे लाए कि ये हमारी सोसाइटी में म्यूज़िक का लेवल आप वापस वैसा कर दीजिए, म्यूज़िक में 100 लोगों में से 90 लोगों को बाहर कर दीजिए तो 10 लोग वापस रफ़ी साहब को सुनने लगेंगे, क्योंकि वो जो 10 बचेंगे वो एलीट क्लास बचेगी। पर यदि जनरल क्लास की बात करेंगे तो जनरल क्लास में, पर इसका कहने का मतलब ये नहीं कि किशोर साहब ने एलीट क्लास की पसंद नहीं है, उन्होंने वैसे भी गाने गाए हैं, खूब ज़बरदस्त गाने जो एलीट क्लास को भी पसंद है। पर किशोर कुमार जी का रेंज बढ़ा तो उसके पीछे रिकॉर्ड कंपनियां भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और रिकॉर्ड कंपनियां शर्त रखती थी। फॉर एग्जांपल बात हो रही तो प्रसंगवश में कहूँगा, एक फिल्म थी जहरीला इंसान, उसका एक गाना है ये ओहान सिनी। अब ओहान सिनी शैलेंद्र सिंह जी के साथ प्रैक्टिस हुआ था, पर रिकॉर्ड हुआ किशोर कुमार जी के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड कंपनियों ने डायरेक्ट प्रोड्यूसर को कहा कि यदि शैलेंद्र सिंह गा रहे हैं तो हम 10,000 रिकॉर्ड बनाएंगे, पर यदि यही गाना किशोर कुमार गा रहे हैं तो हम 1,00,000 रिकॉर्ड बनाएंगे। यही बात लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर और जितनी भी और गायिकाएं हैं जो कहती हैं कि लता और आशा जी के कारण हमको मौके नहीं मिले, तो यही रफ़ी साहब वाली बात वहाँ भी लागू होती है। मौके क्या, रिकॉर्ड कंपनियां कहती थी यदि लता मंगेशकर गा रही है गाना तो 1,00,000 रिकॉर्ड हम बना रहे हैं और ये पकड़ो एडवांस प्रोडक्शन को। पर यदि कोई दूसरी गायिका गा रही है तो कहते थे कि ये जब चलेगा तो फिर बनाएंगे, अभी तो इनिशियली हम सिर्फ 10,000 रिकॉर्ड छाप रहे हैं। तो ये बात वहाँ भी लागू है। अच्छा, ऐसी इसी कड़ी में आशा भोसले जी का एक इंटरव्यू है, उनसे किसी ने पूछा कि आप, या लता जी भी बोलती रही हैं कि आप सबसे बढ़िया गायक किसको मानते हैं, तो उन्होंने कहा किशोर कुमार को। तो लोगों ने कहा वो हिंदू हैं इसलिए किशोर कुमार को, मुस्लिम है रफ़ी साहब को नहीं मानती। जबकि उन किस संदर्भ में बात कही है, जो किशोर कुमार की गायकी के संदर्भ में नहीं कही, किशोर कुमार का जो इनोवेशंस हैं गाना गाने में, जो उनकी सूझबूझ है वो ब्रिलियंट थी। वो सबको मालूम है कि किशोर कुमार जी ने जो वो लाइनें कंपोज करके गाई हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर की नहीं थी, जो किसी लिरिसिस्ट ने नहीं लिखी थी, अपनी क्रिएटिविटी कोई राजेंद्र कृष्ण ने या मजरू सुल्तानपुरी ने नहीं लिख के उनको दिया कि आप रिबाप पाप रिबाप पाप पाप गाओ। ये सब उनने खुद गाया है, खुद कंपो, कोई म्यूजिक डायरेक्टर ने नहीं कहा है कि ये आप एक काम करो इसको हे आहा ये आप आर डी बर्मन ने नहीं कहा कि इसको ऐसे गाओ हे ये तो खुद लिया है ना। तो वो इस रेफरेंस में उनने कहा था, इस संदर्भ में, और उसको हिंदू मुस्लिम लोग लिया है कि लता आशा वर्सेस मुस्लिम सिंगर्स या रफ़ी साहब और किशोर कुमार वर्सेस है। तो ये म्यूजिशियंस तो नहीं मानते कोई भी इस बात को, और कोई इस बात को ये, अच्छा ये जितने लोग मानते जानते हैं इस बात को, उसमें से 99% म्यूज़िक को जानते भी नहीं है। उनको सारे गामा पाधा निसा ही भर मालूम है, बाकी श्रुतियाँ अलंकार गमक ना वेस्टर्न सीखा है ना इंडियन सीखा है, उनने कुछ नहीं मालूम है। तो वो ठीक है, मानते रहे, पर इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है, क्योंकि आर डी बर्मन साहब ने तो क्या हुआ 13 वादा उनसे गवाया था, हम किसी से कम नहीं, उसमें उनको अवार्ड मिला था। एक तरह से उनका वापस से कमबैक हाँ। और जबरदस्त हिट रहा जिसमें नेशनल अवार्ड और फिल्मफेयर अवार्ड। तो ये अच्छा, इसमें बहुत फैक्टर होता है। कई बार क्या होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये सोचते हैं कि यार हमको फाइनेंसर कह रहा है कि यदि किशोर कुमार गा रहे हैं, लता गा रही है, तो हमारा फाइनेंस 5%
कम ब्याज पे दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि वो भी रिटर्न चाहते हैं, रिकॉर्ड कंपनियां भी रिटर्न चाहती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी रिटर्न चाहता है, फाइनेंसर भी रिटर्न चाहता है, हर आदमी रिटर्न चाहता है इस धंधे में। तो सब चाहते हैं कि यार फटाफट लॉन्च होते ही सब हमारी कचौड़ी बिक जाए। तो हर आदमी चाहता है कि इसमें कुछ ऐसे मसाले पड़े हमारी चाट में कि ये दिखी नहीं कि बिकी। तो ये तो है। सर एक और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी हमने किशोर दा, पंचम दा और रफ़ी साहब की बात की, ये तो सभी लोग जानते हैं कि किशोर दा मानस पुत्र थे एस.डी. बर्मन साहब, तो उस लिहाज से पंचम दा उनके भाई जैसे हुए, बड़े भाई, छोटे पंचम दा उनको बड़ा भाई मानते थे, छोटे भाई हुए उनके। पर मैं ये जानना चाहूँगा सर, पंचम दा के रफ़ी साहब से किस प्रकार के ताल्लुक था, पंचम दा, या क्या रिगार्ड्स उनके? पंचम दा रफ़ी साहब को अपना कैरियर में सबसे बड़ा हिस्सा मानते थे, क्योंकि तीसरी मंजिल से पंचम दा को पहचान मिली। तीसरी मंजिल आई थी 1967 में, और जबकि पंचम दा एस.डी. बर्मन के असिस्टेंट थे 1950 से। 1950 से लेके 67 17 साल उनने बतौर सहायक काम किया एस.डी. बर्मन के, और एस.डी. बर्मन ने ढेर गाने रफ़ी साहब से गवाए। तो वो रफ़ी साहब को तो जानते ही थे, गाइड के सारे गाने उनने गाए, किशोर कुमार जी का एक छोड़ के। तो रफ़ी साहब तीसरी मंजिल जब बन रही थी, तो तीसरी मंजिल में किशोर कुमार को उन्होंने कभी नहीं अप्रोच किया, क्योंकि शम्मी कपूर साहब हमेशा रफ़ी साहब को ही प्रेफर करते थे। एक तो ये पॉइंट था। तो किशोर कुमार की जगह रफ़ी साहब ने उनका कैरियर सेट किया। अब आराधना के बाद जब शक्ति सामंत और बाकी प्रोडक्शंस का ऐसा एक ट्रायल जमा, राजेश खन्ना, शक्ति सामंत, किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन, इन चारों ने लाइन से कटी पतंग और कई फिल्में, शक्ति सामंत, अमर प्रेम, कटी पतंग, ये आपका आराधना, ऐसी कई फिल्में करी। तो राजेश खन्ना जी पहले सुपरस्टार बने, दिलीप कुमार नहीं बने सुपरस्टार। दिलीप कुमार में भी एक ग्रेट ऑफिशियल सुपरस्टार तो राजेश खन्ना। तो राजेश खन्ना ने एग्रीमेंट में लिखना शुरू कर दिया कि RKR, यानी राजेश खन्ना का R, किशोर कुमार का K और राहुल देव बर्मन का R, RKR तो बेड़ा पार, ये कहावत चल गई थी। RKR तो बेड़ा पार। तो वो जब भी कोई आता था उनके पास प्रस्ताव लेके, तो कहते थे जब भी मेरे गाने किशोर कुमार गाएंगे। तो वो, अरे इसके दो मैं आपको उदाहरण भी दे दूं कि इसी बीच में आराधना पहले हिट हो गई थी, उसके बाद दो रास्ते आई। दो रास्ते में सारे गाने रफ़ी के हैं, ये रेशमी जुल्फें, एक गाना किशोर साहब का है, खिजा के फूल में आती बाहर नहीं। तो ऐसे ही हाथी मेरे साथी में जब आई, तब किशोर कुमार जी का सूरज ऊपर था, तो सारे गाने किशोर कुमार के हैं, पर किशोर कुमार जी ने खुद कहा कि ये गाना रफ़ी से गवाओ, और नफरत की दुनिया। काफी ऐसे गाने हैं जिसमें किशोर दा ने खुद ने बोला कि लक्ष्मीकांत प्यारे जी को कितना उन्होंने बोला कि सच्चाई छुप नहीं हो सकती, मैं नहीं गाऊंगा, मेरे लायक गाना नहीं है, मैं कव्वाली वाली रफ़ी साहब से गवाऊं। पर उन्होंने कहा साहब रफ़ी साहब से इसलिए नहीं गवा रहे हैं क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर का गाना है, रफ़ी साहब गाएंगे तो मिसमैच हो जाएगा। ट्रक ड्राइवर जो दारू पीता है वो कोठे में गा रहा है, तो किशोर कुमार का जब इस बात पे वो कन्विंस हुए, अच्छा हाँ ये बात सही है, बोले ट्रक ड्राइवर है तो मेरे को सूट करेगा, क्योंकि ट्रक ड्राइवर रफ़ी साहब की स्टाइल, रफ़ी साहब कैसे ट्रक ड्राइवर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो खड़ा खड़ा गाना है, किशोर कुमार साहब खड़े खड़ी श्रुतियों पे गाते हैं एकदम, वादा तेरा वादा, रफ़ी उसी को गाते तो गाते वादा तेरा कर लेते, लचक कर लेते, पर उन्होंने वादा तेरा वादा। तो वो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो आपको कैरेक्टर को भी तो सूट करना चाहिए। जितेंद्र की एक फिल्म थी जिसमें एक वो गाना था, हाल कैसा है दिलों का ना पूछो सनम। अब आप उस गाने में जब किशोर कुमार के पास LP गए तो उन्होंने कहा ये बताओ ये गाना कौन गा रहा है, तो उन्होंने बताया कि साहब वो हीरो का मर्डर हो चुका है, किसी ने मर्डर कर दिया है, पर वो बच गया है, अब वो भेष बदल के गांव में आया है और वो गाना गा रहा है। तो उन्होंने कहा फिर इसकी पोइट्री बदलो, उसमें आप सुनिए बेहोश है, बेहोश की जगह बेहोश, मदहोश की जगह मदहोश, क्योंकि गंवार आदमी, हाँ गंवार आदमी, हाँ अच्छा गजब की जगह गजब हो गया, हाल कैसा दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना, गजब नहीं गाया, गजब हो गया। उन्होंने कहा किशोर कुमार ने कि वो गजब बोलेगा ना यार, एक ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी गजब थोड़ी बोलेगा। LP साहब को ये बात समझ में आई, और LP साहब तो इतने, मतलब ये सब लोग इतने टैलेंटेड थे कि मिलन में मुकेश को जब गवाया, यदि किशोर कुमार पर जो लोग दोष देते हैं, तो मिलन पे प्यारेलाल जी ने लक्ष्मीकांत जी से ऑफिशियली पूछा, प्रोड्यूसर्स ने भी पूछा कि रफ़ी क्यों नहीं गा रहे मिलन में, जबकि रफ़ी साहब के गानों से LP ने दोस्ती हिट करी थी, पारसमणि हिट करी थी, सबसे आई मिलन की बेला,
आए दिन बाहर के हिट की थी। सबसे तो ज्यादा गीत भी उन्हीं के लिए गाए। तो उनने कहा कि साहब अब मिलन का जो हीरो है एक गांव का मल्लाह है, नाविक है, वो नाविक कैसे गाएगा, राम करे ऐसा हो जाए। वो तो ऐसा लगना चाहिए कि एक गांव वाला गाना गा रहा है, मेरी निंदिया तुझे लग जाए, मैं जागूं तू सो जाए, या सावन का महीना पवन करे शोर। तो हमारा गायक गांवारू है। तो ये भी तो म्यूजिक डायरेक्टर को लगना चाहिए कि हमारा जो कैरेक्टर, तो अब जब आर डी बर्मन साहब के पास संयोग से वो प्रोजेक्ट आए जिसमें आदमी गवैया नहीं था, वो जासूस था, स्पाई था, सीआईडी एजेंट था, क्रिमिनल था, इस किस्म के आए। अब धर्मेंद्र चोर है, वीरू और वो चोर बने, अब चोर आदमी रफी की आवाज में गाएगा, कैसे अच्छा लगेगा। इस किस्म के प्रोजेक्ट एक बात ये भी है ना कि कैरेक्टराइजेशन शुड, मैं इसको यूं कहूंगा कि अ म्यूजिक कंपोजर शुड ऑलवेज कंसीडर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द पिक्चर की करेक्टर कौन है, उसकी आवाज के लायक प्लेबैक सिंगिंग होनी चाहिए। भाई आशा भोसले को आप क्यों गवा रहे हैं कैबरे, इसलिए कि वो जो सेंसिज्म पैदा करेंगी, वो सेंसिलिटी, हाँ सेंसिलिटी। तो यही बात है कि वहाँ नहीं लगा उनको कि ये शाम मस्तानी रफ़ी साहब गाएंगे, तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर गाएगा तो कैसा लगेगा। और वो जिस गली में तेरा घर ना हो बाद में उन्होंने मुकेश जी से गवाया। तो हर कंपोजिशन का ये है, लोगों ने आरोप लगाया इस पर। अच्छा, रफ़ी साहब का भी इसमें एक हाथ है, रफ़ी साहब ने भी बीच में काम छोड़ दिया था हज करने के बाद। फिर तीसरा हाथ इसमें ओपी नैयर साहब का, कि ओपी नैयर साहब ने सेल्फ रिटायरमेंट ले लिया था, सबसे ज़्यादा वही गवाते थे उनको गाने, उनकी दोस्ती भी हो गई थी। चौथा हाथ नौशाद साहब का है, नौशाद साहब का काम कम हो गया था, क्योंकि वो जो किस्म की फिल्में बन रही थी उनके लायक नहीं थी। ये सब क्रिमिनल थ्रिलर इस किस्म की बन रही थी, जो बॉम्बे से शुरू होके जाके लंदन में जा रही थी, नाइट इन लंदन, जहाँ वहाँ हेलन कैबरे कर रही है, पर्दे के पीछे विलन छुपा हुआ है। वो बाद में ये सब मतलब देश विरोधी फिल्में बनती थी कि चाइना ने एक फार्मूला चुराया इस किस्म की। तो इस फिल्मों में म्यूजिक ऐसी चाहिए था, इसी किस्म का म्यूजिक चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने विस्तार पूर्वक हमें पंचमदा की संगीत शैली और जो वो बदलाव लेकर के आए हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उसके विषय में बताया, और रफ़ी साहब और उनके ताल्लुकात, रिलेशन, और ये जो झूठा आक्षेप लगाया जाता है कि पंचमदा ने उनका कैरियर ख़त्म किया, इस पर आपने विस्तार से हमें बताया, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और मेरे ख्याल से ये जानकारी शायद इतने अच्छे से और कोई भी नहीं दे पाता। नहीं, ये तो आपकी कृपा है। और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार, और बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को स्नेह। और आप लोग ये सब बातें सुन के यदि प्रसन्न होंगे तो मैं इसको अपनी सफलता मानूंगा। और ऐसे बहुत सारे इसमें आर डी बर्मन साहब की तो अपन यदि बात करने बैठ जाए तो कई एपिसोड बन जाएं। उनके रिदम के इंटरल्यूड्स, रिदम के प्रील्यूड्स, उनके बास टून के, और भी अलग अलग चीज़ों की जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बर्मन कैंप में। मैं चूँकि मेरा भाग्य रहा है कि मैं कुछ समय, वैसे आया मैं ड्रॉप आउट आर्टिस्ट, तो मैं वहाँ से तो करियर कहीं और ले आया अपना, और आज इंदौर में आप सबके आशीर्वाद से दाल रोटी खा रहा हूँ। तो फिर भी जितना रहा मुझे जो अनुभव उनका हुआ, और जो विभिन्न गुरुओं का मुझे सानिध्य मिला, उसके लिए मैं हमेशा आप सबका आभारी रहूँगा कि आपने मुझे सुना। धन्यवाद।